फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज यहाँ हम 28 अक्टूबर का द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं। ये मेजर 11 से 12 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो फर्स्ट ये पीगासस इशू पे ही है। कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बेसिक्स कि ये हमारी जो प्रिवेसी है और जो सिटीजन्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको बहुत हार्म करता है। ये स्पाईवेयर जो पाया गया है बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज जर्नलिस्ट के मोबाइल फोन्स में। वैसे तो ये मेंट है टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी को डील करने के लिए, बट गवर्नमेंट ने इसे नॉर्मल लोगों के अगेंस्ट कैसे यूज किया, इसी पे ये केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस प्ली फाइल की गई है PIL जिन लोगों के मोबाइल्स में ये पाया गया है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये इस केस के पीछे सारी, ताकि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो सके। इसीलिए एक SC मॉनिटर्ड जो है कमेटी सेटअप कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो केस है हमारी राइट टू प्राइवेसी, जो पुट्टा स्वामी जो जजमेंट है KS पुट्टा स्वामी जजमेंट, आप वो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। हमारी राइट टू प्राइवेसी उसने डिक्लेयर किया था एज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ ऑफ द सिटीजन्स। तो आप वो जजमेंट भी जाके चेक कीजिए। तो ये केस जो है हमारी प्राइवेसी को हार्म करता है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो ऑलरेडी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 उसको भी ये हार्म करता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी ये जो है हार्म कर रहा है। जो हमारी प्रेस है वो हमारे डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी कहा जाता है। तो अगर ऐसे आप स्पाई करेंगे जर्नलिस्ट के ऊपर तो जो है वो फ्रीली जो है अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट की क्रिटिक नहीं कर पाएंगे। तो इस सब कंसर्न्स को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है बनाई है। इसमें एक वर्ड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो पूरा केस है ये ऑरवेलियन कंसर्न्स रेज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसे जाके डिटेल में पढ़िए, ये आपके एथिक्स सेक्शन में काम बहुत आएगी, उसमें आपके थिंकर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली इसका मतलब ही ये है कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट को बहुत पावर हो और वो ट्राई करे लोगों की हर लाइफ के मैटर को कंट्रोल करने की। तो लोगों को कोई फ्रीडम नहीं होगी, कोई आज़ादी नहीं होगी कि वो अपने आप को फ्रीली एक्ट कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट हर टाइम उन्हें वॉच करती रहेगी इन वन वे और दी अदर। और आप जो है डेमोक्रेसी फिर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहती है तो ऐसे टाइप का स्टेट का इंट्रूजन इन प्राइवेट लाइफ ऑफ सिटीजन्स ये अलाउड नहीं हो सकता। इवन नेशनल सिक्योरिटी का जो है रीजन नहीं दे सकती गवर्नमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारी सेक्रेड प्राइवेट स्पेसेस में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ये कुछ कीवर्ड्स है, सेक्रेड प्राइवेट स्पेस और ये ऑरवेलियन कंसर्न्स, ये आप लिख के रखिए, आपके आंसर राइटिंग में काम आएंगे। उसके बाद ये इंडिया चाइना इशू देखिए, इंडिया चाइना का तो हर दूसरे दिन आ ही जाता है क्योंकि बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग बॉर्डर है। तो इसलिए अब ये अगेन इंडियन गवर्नमेंट ने, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि चाइना ने एक ऐसा लॉ पास कर दिया है जिससे उनकी जो भी एक्शंस है इंडियन बॉर्डर पे, जो भी वो काम करते हैं उसको लीगलाइज या फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट अब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो है ओपिनियन दिया है, इस लॉ को एक यूनिलेटरल मूव कहा है और कहा है कि इस लॉ से हमारी जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स या अरेंजमेंट्स है बॉर्डर पे उस पर हम कोई चेंज नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बस यही कहा जा रहा है। जो चाइना अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, फ्रंटियर विलेजेस एस्टैब्लिश कर रही है, ट्रूप्स वगैरह स्टेशन कर रही है, एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही है बॉर्डर पे, ये सब हम जो है इसको हमारी इंट्रूजन बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी का पार्ट मानते हैं। यही इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है। इंडिया, ये भी चाइना पाकिस्तान के बीच में 1963 में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें शक्शमगाम वैली जो है अक्साई चीन में जो लोकेट करती है वो पाकिस्तान
पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी। अब इंडिया कहता है जब पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, अक्साई चीन हमारा है, सक्षम वैली भी हमारी है, तो पाकिस्तान आपको कैसे ट्रांसफर कर सकता है? तो इस अग्रीमेंट को भी हम नहीं मानते हैं। तो इंडिया ने ओपनली चाइना के मूव्स को अपोज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आप इंडिया चाइना इश्यूज में, बॉर्डर इश्यूज में ये लिख के रखिए, शक्शनगाम वैली का भी पॉइंट लिख के रखिए, और ये जो नया लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये भी लिख के रखिए, आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये एक इंटरनेशनल पेज पे आर्टिकल आया था, देखिए कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है टेस्ट की है। देखिए ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिसाइल होगी, अगर इन्होंने सच में, चाइना ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया है, बट अगर ये सच में चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है तो ये बहुत ही बड़ा डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसर्न है इंडिया के लिए, यूएस के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे यूएस के द्वारा कहा गया है कि ये एक स्पुतनिक मूवमेंट है। देखिए जब इंडिया यूएस रशिया की, यूएस यूएसएसआर की कोल्ड वॉर चल रही थी, उस टाइम पे यूएसएसआर यानी कि अब जो रशिया है, पहले ये सोवियत यूनियन था, तो इसने भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स जो बनाए थे, जिसमें से एक थी ये स्पुतनिक मिसाइल, इसीलिए इसे स्पुतनिक मूवमेंट रेफर किया गया है। तो आप ये भी अपने इंडिया चाइना इश्यूज में लिख के रख सकते हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना ने हाइपरसोनिक का मिसाइल का टेस्ट किया है। अगर ऐसा कुछ है तो इंडिया के लिए ये भी कंसर्निंग है, तो आप इंडिया चाइना इश्यूज में ये लिखिए। उसके बाद ये न्यूज आइटम थी कि इंडिया जो है वैक्सीन लोन्स सीक कर रहा है। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक और एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन दोनों की हेडक्वार्टर्स, इनके रोल्स एंड फंक्शंस, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, ये सब आप लिख के रखिए। इनमें प्री पे आराम से क्वेश्चन आ सकता है, ऑलरेडी आ चुका है। इनके हेडक्वार्टर्स पूछे गए थे, एडीबी के मनीला यानी कि फिलीपींस में है, और एआईआईबी के बीजिंग यानी कि चाइना में है। तो ये सब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख के रखिए। इनका एनालिसिस या इनका सिग्निफिकेंस भी आ सकता है, इश्यूज भी आ सकते हैं, वो जैसे जैसे आपके आर्टिकल्स आएंगे बनते रहेंगे, बट ये बेसिक इनके रोल्स, इनका हेडक्वार्टर्स, इनकी कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स हैं, वो दोनों की लिख के रखिए, वो प्री में कभी भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये दिल्ली के एडिशन में आया है, अगर जो लोग पंजाब पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आप लिख के रख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो आप इसमें से 5 से 8 पॉइंट्स लिख के रखिए, आपके आंसर्स लिखने में ये हेल्प करेगा। बाकी लोग भी एज अ पंजाब केस स्टडी इसको लिख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बाकियों के लिए। उसके बाद ये देखिए एडिटोरियल आया है, आपको पता ही होगा रिसेंटली फैब इंडिया ने अपनी एक नई कलेक्शन लॉन्च की थी जिसका नाम जश्न रिवाज रखा था। तो इसके अगेंस्ट कैंपेन शुरू हो गया था कि आप कैसे काइंड ऑफ उर्दू नाम या मुस्लिम नाम रख सकते हैं हिंदू फेस्टिवल के लिए। तो इनके अगेंस्ट जो है कैंपेन शुरू हो गया। तो ऐसे ही जब डाबर ने अपनी एक करवा चौथ की एड बनाई होगी जिसमें इसने सेम सेक्स कपल्स को करवा चौथ ऑब्जर्व करते हुए दिखाया था, तो इसके अगेंस्ट भी बहुत बैकलैश हुआ था। ऐसे ही पिछले साल आपने देखा होगा तनिष्क ने एक एड लॉन्च की थी जिसमें एक मुस्लिम फैमिली अपनी हिंदू डॉटर इन लॉ के लिए हिंदू तरीके से बेबी शावर जो है रिचुअल करते दिखाए जाते हैं, उसके अगेंस्ट भी बहुत बैकलैश हुआ था। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं जब आप इन सब टॉपिक्स की बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। आप अपने GS4 के आंसर्स में इसे यूज कर सकते हैं, सोसाइटी के आंसर में कि इंडिया सेक्युलरिज्म के लिए स्टैंड करता है, जिसका मतलब है कि इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स। एक इंटरप्रिटेशन सेक्युलरिज्म का ये भी है। तो फिर ऐसे कैसे हम अलाउ कर सकते हैं ऐसी ऑपोजिशंस, ऐसी एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं। हम इक्वालिटी के लिए भी स्टैंड करते हैं, जेंडर इक्वालिटी, तो उसमें सेम सेक्स भी एक जो है पर्सनल चॉइस है, तो आप उसको भी कैसे अपोज कर सकते हैं। हम इंक्लूजन की बात करते हैं, तो हमें माइनॉरिटीज, अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज को इंक्लूड करना है, अपने जो जिनकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस डिफरेंट है उनको भी इंक्लूड करना है। तो इन सब टॉपिक्स में आप ये एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, आप इन्हें लिख के रखिए। आप ट्रांसजेंडर के इश्यूज में भी या सेम सेक्स के इश्यूज पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी ये एग्जाम्पल डाबर की यूज कर सकते हैं, तो ये आप एग्जाम्पल्स लिख के रखिए। उसके बाद ये इंडिया रशिया टाइज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। देखिए इंडिया रशिया जो है बहुत ही अच्छे रिलेशंस इंडिया और रशिया के रहे हैं ऑफ लेट। अब रिसेंटली
कुछ डिस्प्यूट्स शुरू हो गए हैं, बट ट्रेडिशनली और आगे आने वाले टाइम में ये रिलेशनशिप जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो है हमारे डिफेंस टाइज। रशिया हमारा लार्जेस्ट सप्लायर था कुछ टाइम तक, अब भी टॉप 4 सप्लायर्स में से रशिया आता है। यूएस जो है, यूएस, फ्रांस वगैरह और इसराइल जो है बाकी की कंट्रीज हैं, बट रशिया भी हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स या मिसाइल्स या टेक्नोलॉजी बहुत प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल ब्रह्मोस भी है, ये इंडिया और रशिया ने मिलकर ही बनाया है, ब्रह्मपुत्रा ये, और ये रशिया की रिवर है। उसके बाद आपने अगर बांग्लादेश की स्टोरी पढ़ी है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि बांग्लादेश फॉर्मेशन की स्टोरी प्लीज पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का स्टेचर इस इवेंट के बाद बहुत बढ़ गया था इंटरनेशनल इवेंट्स में, और इसमें हमें सोवियत यानी कि रशिया ने बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे। ये इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की गई थी, तो इन्होंने हमें बहुत सेव किया था। देखिए इंडिया तब एक छोटी सी कंट्री थी और यूएस इंडिया के अगेंस्ट पोजीशनड था, तो अगर यूएस चाहता तो इंडिया को तब क्रश कर सकता था, हम बांग्लादेश बनाने में हेल्पफुल सक्सेसफुल ना होते, बट रशिया की हेल्प की वजह से वी कुड डू दैट। तो ये भी एक हॉलमार्क है इंडिया रशिया की रिलेशनशिप का। उसके बाद एनर्जी कोऑपरेशन भी बहुत स्ट्रांग रही है। ऑलरेडी रशिया जो है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। देखिए आप तमिलनाडु वगैरह में जो न्यूक्लियर प्लांट्स बन रहे हैं रशिया की हेल्प से ही बन रहे हैं। तो अब इस आर्टिकल में लिखा गया है कि हम इस कोऑपरेशन को और बढ़ा सकते हैं, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी के सेक्शन में हम और बढ़ा सकते हैं। देखिए इंडिया जो है वो ट्राई कर रहा है कि ये इकोनॉमिकली ग्रो करे, और वो ग्रो इन अ ग्रीन मैनर करे, कि अपनी एमिशंस को कंट्रोल करे। और जो रशिया है वो बहुत ही बड़ा एनर्जी सप्लायर है। आप जानते होंगे कि ये ईयू को भी, जो यूरोपियन यूनियन है, कंट्रीज लाइक जर्मनी वगैरह, इसको नेचुरल गैस जो है सप्लाई करता है। तो रशिया जो, इसके पास अबंडेंट एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं, और ये अपने ट्रेड को भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये सिर्फ ईयू पे डिपेंडेंट ना रहे अपनी गैस की सेल के लिए, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। ये और कंट्रीज को, अब जैसे चाइना के साथ इसका अग्रीमेंट हो गया है नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए, ऐसे ही ये इंडिया के साथ भी टाई अप कर सकता है, ताकि इसके भी इंटरेस्ट मीट हो, दैट इज कि इसको मार्केट मिले, और इंडिया के भी इंटरेस्ट जो हैं कि ग्रीन एनर्जी इंडिया यूज करे, वो भी दोनों कन्वर्ज होते हैं। तो इसीलिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि दोनों कंट्रीज का फायदा है कि हम इस सेक्टर में अपनी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करें। तो इन्होंने कहा है कि देखिए ऑलरेडी रशिया जो है $32 बिलियन जो है वो ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्ट कर चुका है। हमारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी चल रहे हैं $32 बिलियन के, और रशिया जो है लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के एनर्जी सेक्टर का, अकॉर्डिंग टू अवर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दैट इज हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने कहा है कि रशिया जो है लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। तो आप ये डाटा लिख के रखिए एनर्जी कोऑपरेशन में दोनों की। और इस आर्टिकल में एक एग्जाम्पल भी दी गई है। देखिए देयर हैज बीन अ जॉइंट वेंचर, इंडियाज रिलायंस इंडस्ट्री और रशियाज सिबूर, ये इनकी एक बहुत बड़ी पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर की एक कंपनी है। दोनों के बीच में जो है ऑलरेडी एक जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है गुजरात में, और ये लोग ये ब्यूटाइल एंड हेलोजिनेटेड ब्यूटाइल रबर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके फायदे देखिए बहुत सारे हुए हैं। एक तो इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन में ये काम आ रहा है, जो भी ब्यूटाइल रबर चाहिए इंडिया को वो मीट हो पा रही है। उसके बाद जो है ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, हमें नई मार्केट मिलती है, हमारे बिजनेसेस बढ़ते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस प्लांट से, इस जॉइंट वेंचर से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डोमेस्टिक नीड्स मीट करने के बाद। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है जो कि हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को भी कम करेगी। ये टेक्नोलॉजी जो है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी भी है। ये हमारे मेक इन इंडिया जो एफर्ट्स हैं, आत्मनिर्भर भारत बनने के भी एफर्ट्स को ये हेल्प कर रही है, क्योंकि इंडिया में ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो देखिए एक जॉइंट वेंचर से आप इतने बेनिफिट्स ले रहे हैं, अगर आप और कोऑपरेशन करेंगे तो ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये और मल्टीप्लाई होंगे। इसीलिए ये आप एग्जाम्पल्स भी यूज कर सकते हैं। ये सारा डाटा और एग्जाम्पल्स यूज कीजिए जब आप इंडिया रशिया रिलेशंस लिख रहे हैं और स्पेसिफिकली एनर्जी कोऑपरेशन लिख रहे हैं। तो ये इसमें मेंशन किया गया है। ये अलग से एक पॉइंट था कि इंडिया को ग्रीन ग्रोथ के लिए जो इंडिया 450 गीगावाट एनर्जी जो अपनी कैपेसिटी बनाना चाहता है स्पेशली ग्रीन में, तो उसको
$500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो ये बाहर से ही आएगी, तो रशिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले कर सकता है। तो ये उसी आर्टिकल में दिया हुआ है, बट ये आप टॉपिक जो है अलग टॉपिक में ये डाटा यूज कर सकते हैं। इंडिया रशिया का वो खत्म हो गया जो भी आप यूज कर सकते थे कंटेंट, अब ये डाटा उसी आर्टिकल में दिया हुआ है, बट आप इसको अपनी रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्शन में यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया ने 100 गीगावाट्स ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंस्टॉल कर दी है। इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक 175 गीगावाट इसने इंस्टॉल करना है। इसके लिए इंडिया $80 बिलियन जो है वो भी कमिट कर चुका है एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के रूप में। तो ये आप डाटा लिख के रखिए। उसके बाद ये डिलॉयट की भी बहुत अच्छी रिपोर्ट का डाटा है, ये भी आप लिख के रखिए अपने क्लाइमेट चेंज की और टॉपिक में आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये क्या कहती है कि इंडिया कुड गेन $11 trillion in economic value over next 50 years by limiting rising global temperatures and realizing its potential to export decarbonization। कि अगर इंडिया कोशिश करता है अपने टेम्परेचर को राइज करने से रोकने के लिए और अपनी जो डीकार्बनाइजेशन या ग्रीन टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं उसको एक्सपोर्ट भी करता है, तो अगले 50 साल में इंडिया इतना पैसा कमा सकता है इन इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक हमें एक पॉइंट दे रहा है कि क्यों हमें क्लाइमेट चेंज रोकना है, क्यों हमें ग्रीन डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो आप जब जब आंसर लिखेंगे तो आपको ऐसे डाइवर्स देख, क्लाइमेट का एक तो यही एम है कि डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, तो वो सोशल और इन्वायरमेंटल रीजंस हो गए। तो यहाँ हमें एक इकोनॉमिक रीजन भी इन्होंने दिया है कि क्यों हमें टेम्परेचर राइज को रोकने के लिए वर्क करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमें इतना इकोनॉमिक वैल्यू में बेनिफिट हो सकता है $11 ट्रिलियन का। तो आप ये पॉइंट लिख के रखिए। डिलॉयट एक इम्पॉर्टेंट फर्म है, इसका डाटा जो है आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल श्रीलंका की डोमेस्टिक सिचुएशन पे है, आप ये रीड कर सकते हैं। श्रीलंका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स समझने के लिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, तो इसे आप रीड कीजिएगा। मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ कि इसमें यही कहा गया है कि श्रीलंका जो है हर तरीके से जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, इकोनॉमी इसकी बहुत वीक हो रही है, स्पेशली पेंडेमिक की वजह से। आप देखिए सारी कंट्रीज को ही डैमेज जो है वो फेस करना पड़ा है, इकोनॉमिक डैमेज, और श्रीलंका तो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, तो इस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से इसकी इकोनॉमी पे और इम्पैक्ट आया है। पॉलिटिकली भी ये अनस्टेबल रही है, तो अब तो रिसेंटली 20th अमेंडमेंट करके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इनके अब करंट जो हैं प्रेसिडेंट वगैरह हैं, तो इन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर्स जो हैं बढ़ा दी है, तो वो भी पॉलिटिकल इश्यूज भी रहते हैं इनके। सोसाइटी इनकी कन्फ्लिक्टेड है, देखिए ये बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है, बट इनकी थोड़ी सी नदरन एरिया में तमिल पॉपुलेशन भी रहती है, तो इनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट रहते हैं। LTTE लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम जो भी है वो भी मूवमेंट इसमें तमिल, इसीलिए तब इतनी इंस्टेबिलिटी थी, वो अभी भी कंटिन्यू करती है, यहाँ पे कन्फ्रंटेशन चलती रहती है, तो सोसाइटी भी इसकी अनस्टेबल है। इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसके वीक हैं, देखिए चाइना के तरफ इनका बहुत झुकाव रहा है, राजपक्सा फैमिली का, तो इनके ब्रदर जो थे पहले वो पावर में थे, तो उनके साथ ये माना जाता है कि चाइना के साथ मिलके वो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो हैं वो उनको आगे बढ़ाते हैं रादर देन कंट्री का इंटरेस्ट, और इनके इस वजह से इंडिया और यूएस के साथ भी रिलेशंस कुछ खास नहीं हैं। तो इसीलिए हर सेक्टर में श्रीलंका किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स समझने के लिए ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो ये इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा। देखिए आप ये थोड़ा पॉइंट्स यूज कर सकते हैं कि इंडिया की हेल्थ केयर में क्या प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। एक तो इंडिया का हेल्थ सिस्टम बहुत ही अंडर फंडेड है, हम अपनी कुछ ही पोर्शन 1 to 2% ही अपनी जीडीपी का अपनी हेल्थ पे स्पेंड करते हैं। आपको एग्जैक्ट डाटा जैसे जैसे और आर्टिकल्स आते रहेंगे उसमें मिल जाएगा, आप सिर्फ एक फंडिंग का पॉइंट लिख के रखिए कि इंडियन हेल्थ सिस्टम इज अंडर फंडेड, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है हमारे में, इक्विपमेंट्स नहीं है हमारे पास, ड्रग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास एम्बुलेंसेज, ब्लड बैंक्स, हॉस्पिटल्स, ऐसा सब कुछ में
हमारी जो है फॉल्टर कर रही है इंडियन कंट्री। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एंड मेडिकल कॉलेजेस है उसमें भी डॉक्टर्स की भी शॉर्टेज है और सपोर्ट स्टाफ की भी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स इसमें मेंशन की गई हैं। इन प्रॉब्लम्स को ही ओवरकम करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, स्पेसिफिकली मेंट टू बिल्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। 64,000 करोड़ का ये मिशन होगा, कल हमने डिस्कस किया था। इसके अंडर ये सब बनाया जाएगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि इस पे आप 5 से 8 पॉइंट्स लिख के रखिए कि क्या क्या कमिटमेंट्स की हैं। इसको आप अपने हेल्थ के टॉपिक में यूज कर सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, तब ये आप मेंशन कीजिए। इस कल्ली स्कीम का भी जो है एनालिसिस आ सकता है, तो आप इस पे थोड़े पॉइंट्स लिख के रखिए। यहाँ आपको दिए ही गए हैं कि इतने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटअप किए जाएंगे। आपको एग्जैक्ट डेटा जो है याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटअप किए जाएंगे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी पुअर रहता है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स पे ट्रेनिंग पे उनको फोकस किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज सेटअप की जाएंगी। मोबाइल माइक्रोबियल सर्विलेंस के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ सेटअप किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रखिए। फॉर रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी सेटअप किए जाएंगे, ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्थ के सेक्टर में हेल्प करेगी, हमें बायो सिक्योरिटी डेवलप करने में भी हेल्प करेगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए डिजास्टर रिस्पांस रेडीनेस के लिए 15 इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी बनाए जाएंगे और 2 कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स भी सेटअप किए जाएंगे। तो ये आप सारे पॉइंट्स लिख के रखिए, ये आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या आपकी गवर्नमेंट के मेजर्स अच्छे और डिजास्टर रेडीनेस के टॉपिक्स में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल था द नीड टू मूव अवे फ्रॉम क्लाइंटलिज्म। देखिए इसमें नियो लिबरलिज्म को फॉलो करने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। तो नियो लिबरलिज्म यही होता है कि आप मार्केट फोर्सेस को फ्रीली ऑपरेट करने का जो है प्रोविजन दें, गवर्नमेंट अपना फुटप्रिंट जो है सोशल एक्टिविटी में उसे कम करे, तो जो मार्केट्स हैं वो फ्रीली ऑपरेट कर पाएंगी। तो यही कहा जाता है कि इसमें यही कहा गया कि स्टेट को अपनी जो एक्टिविटीज है वो लोगों की एस्पिरेशन फुलफिल करने तक ही सीमित रखनी चाहिए। कि दैट मीन्स कि आप बेसिक्स पे, स्टेट का रोल सिर्फ ये होना चाहिए कि आप बेसिक्स जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रेंथन करने में, ह्यूमन डेवलपमेंट को बनाने में फोकस कीजिए। बाकी एरियाज में आप प्राइवेट सेक्टर को फ्रीली जो है ऑपरेट करने दीजिए। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि वेलफेयर इनिशिएटिव्स आप ले सकते हैं, जैसे कि पीडीएस या आपकी क्वालिटी एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, बट आपको फ्रीबीज नहीं देने चाहिए। ये सिर्फ पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का पार्ट होते हैं और ये मार्केट फोर्सेस को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो वही ये कहा जा रहा है कि आप वेलफेयरिज्म पे फोकस कर सकते हैं बट फ्रीबीज मत दीजिए। वो एक तो गवर्नमेंट की एक्सचेकर पे भी प्रेशर डालती है और जो है पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं आते, वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं। तो आपको फोकस करना चाहिए नियो लिबरल वैल्यूज पे और वेलफेयरिज्म पे। इसमें इन्होंने तमिलनाडु की भी एग्जांपल दी है। देखिए तमिलनाडु ने ये ऐसी फ्रीबीज देना 1967 में शुरू कर दिया था, जब राइस 1 रुपए में ये देने के लिए प्रॉमिस कर चुके थे। इसके बाद बाकी पार्टीज ने भी फ्री टीवी सेट्स, फ्री लैपटॉप्स, फ्री राइड्स फॉर वुमेन इन बसेस, ये सब कमिट किया। देखिए ये फ्री टीवी सेट्स वगैरह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है ना किसी प्रॉब्लम का। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि आप एक इंसान को एम्पावर करें। तो वो कैसे करेंगे? आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए, वहां फोकस कीजिए। आप देखिए ये तमिलनाडु का ही डाटा दिया है कि इसकी स्टेट हेल्थ एक्सपेंडिचर इसका 1.5% से भी कम है। जितना भी तमिलनाडु की स्टेट एक्सपेंडिचर करती है, अपना बजट बनाती है, उसमें से हेल्थ पे 1.5% से भी कम एक्सपेंड करती है। एजुकेशन पे 13.3% ही करती है, जबकि बाकी स्टेट्स 16% तक स्पेंड करती हैं। तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि आप बेसिक्स पे फोकस कीजिए। ऐसे फ्रीबीज वगैरह देके अपने ऊपर एक तो बोझ मत बनाइए अपने बजट पे, और उसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी नहीं होता और मार्केट फोर्सेस को भी वो डिस्टॉर्ट करता है। तो ये उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए।
उसके बाद ये यूएन लॉस पे ये आया था। इसमें आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बॉडी, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके जाके आप बेसिक्स पढ़ लीजिए। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है, इसकी रोल्स एंड फंक्शंस और इसके इश्यूज क्या हैं, तो ये सब आप बेसिक्स जाके अपने इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 में पढ़िए। उसके बाद ये बहुत अच्छा एक कैंपेन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, हर घर दस्तक या नॉक एवरी डोर कैंपेन। जिस डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीनेशन रेट बहुत लो है, वहां पे डोर टू डोर जाके लोगों को एजुकेट किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि वो आगे आएं और वैक्सीनेशन लगवाएं। तो ये सोशल अवेयरनेस का पार्ट है, आप अपनी केस स्टडीज में यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोग वैक्सीन हेजिटेंसी है तो आप कैसे हटाएंगे, तो आप ये इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं, तो इसे आप लिख के रखिए, ये आपके काम आएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। होप दिस हेल्प्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।